की धरती पर उठ रहा था एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम ही था जीत का शहर विजयनगर। दो भाई हरिहर और बुक्का, जिन्हें किस्मत ने धर्म से तोड़ दिया लेकिन आस्था ने वापस जोड़ दिया। श्रृंगेरी के गुरु विद्यारण्य ने इन्हें शुद्ध किया और रचा गया एक साम्राज्य का नया अध्याय। फिर शुरू हुआ 200 वर्षों तक चलने वाला रक्त रंजित युद्ध रायचूर दुआब की धरती पर। देवराय द्वितीय, जिसने साम्राज्य को शिखर पर पहुंचाया, 300 से अधिक बंदरगाह और दुनिया उसकी ताकत को नमन कर रही थी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसकी गाथा में भी आया विश्वासघात और रक्त की आखिरी बूंद। विजयनगर केवल एक साम्राज्य नहीं था, ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक शक्ति का प्रतीक था। और इसकी गाथा आज भी। भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य जन्मा जो इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है जीत का शहर। 1336 ईस्वी, दक्षिण भारत की धरती। जब दो भाई हरिहर और बुक्का इतिहास रचने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया और दक्षिण भारत भेज दिया। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्रृंगेरी मठ के प्रतिष्ठित गुरु विद्यारण्य से इनकी भेंट हुई, जिन्होंने इनकी शुद्धि कराई और वापस हिंदू धर्म में लौटाया। यहीं से आरंभ हुई एक नए साम्राज्य की नींव। हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार जमाया और अपने पिता संगम के नाम पर स्थापित किया संगम वंश। हम्पी, कर्नाटक की धरती, बनी उनकी राजधानी। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। सबसे पहले बात करते हैं हरिहर प्रथम की। यह इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने 1336 ईस्वी में गद्दी संभाली। इसके दरबार को और भी महान बनाया विद्वान सायण ने, जिन्होंने वेदों पर अमूल्य टीका लिखी, आज भी जिसे सायण भाष्य के नाम से जाना जाता है। फिर आया समय बुक्का प्रथम का। 1356 ईस्वी में हरिहर के बाद उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। लेकिन इस काल का सबसे बड़ा संघर्ष था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का उपजाऊ क्षेत्र रायचूर दुआब। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच ये युद्ध 200 वर्षों तक चला। हालांकि बुक्का को बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम से पराजय झेलनी पड़ी, लेकिन अंततः सफलता विजयनगर की ही हुई। आगे बढ़ते हैं देवराय प्रथम की ओर। 1406 से 1422 ईस्वी तक इस शासक ने अपनी सेना को और भी सशक्त बनाया, तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया और तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु नहर बनवाई। लेकिन इतिहास फिर करवट लेता है। बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। देवराय प्रथम पराजित हुआ, लेकिन युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए
और यही था राजनीति और युद्ध का अद्भुत संगम। अब आते हैं देवराय द्वितीय पर। 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन करने वाला यह शासक संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। यही वह समय था जब विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। देवराय द्वितीय ने श्रीलंका पर चढ़ाई की और इस तरह यह श्रीलंका अभियान करने वाला तीसरा शासक बना। पहले थे राजाराज और दूसरे थे राजेंद्र प्रथम। देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखा करता था। यह उसकी उदारता और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान को दर्शाता था। लेकिन उसका एक और रूप भी था, उसे हाथी मारने का शौक था। इसी कारण उसे गुजवेट का कहा गया। देवराय द्वितीय के दरबार में आया फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक। उसका यात्रा वृतांत सतला ए साहेन फारसी भाषा में लिखा गया और इसी से हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य में उस समय 300 से अधिक बंदरगाह थे। और अब है समय अंतिम अध्याय का। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। लेकिन इसका अंत हुआ विश्वासघात से। सालू नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी और संगम वंश के स्थान पर सालू वंश की स्थापना की। इतिहास इस घटना को विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बलापहार कहता है। इस प्रकार संगम वंश का अंत हुआ, पर विजयनगर साम्राज्य की गाथा अभी जारी थी। एक ऐसी गाथा जिसने सदियों तक दक्षिण भारत को गौरवशाली बनाया। विजयनगर केवल एक साम्राज्य नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ गहरे पन्नों को पलट रहे हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसका नाम ही मतलब उसकी महत्वाकांक्षा बताता है, विजयनगर। हाँ, यानी जीत का शहर। बिल्कुल। दक्षिण भारत में ये जो शक्तिशाली साम्राज्य पनपा, इसकी नींव जिन हालात में पड़ी वो भी अपने आप में काफी कह सकते हैं नाटकीय है। हाँ, और हमारे पास जो ऐतिहासिक लेखों के अंश हैं वो हमें इसकी कहानी के पहले हिस्से पर यानी संगम वंश पर काफी रोशनी डालने में मदद करेंगे। सही। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये वंश शुरू कैसे हुआ, कौन से राजा अहम थे और उनका असर क्या रहा। तो कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, हरिहर और बुक्का। अब कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें इस्लाम कबूल करवाया था। हाँ, ये बात आती है। लेकिन जब वो दक्षिण लौटे तो गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आए और फिर उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म में वापसी की, जिसे शुद्धि कहा गया, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव भी रख दी जिसने सदियों तक दक्षिण की राजनीति और संस्कृति पर अपना असर छोड़ा। मतलब ये तो एक जबरदस्त वापसी की कहानी है। निश्चित रूप से। और इसे सिर्फ एक धार्मिक वापसी की तरह नहीं देखना चाहिए। उस समय की जो राजनीतिक उथल पुथल थी उसे समझना जरूरी है। अच्छा। हाँ, तुगलक सल्तनत का असर दक्षिण में कमजोर हो रहा था, तो जो स्थानीय शक्तियां थी उनके उभरने का एक मौका बन रहा था। सही। तो गुरु विद्यारण्य की भूमिका शायद सिर्फ धार्मिक नहीं थी, हो सकता है रणनीतिक भी रही हो। उन्होंने इन भाइयों को एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया हो, शायद रास्ता भी दिखाया हो। तो साल था 1336। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी और अपने पिता संगम के नाम पर पहले राजवंश का नाम रखा संगम वंश। और राजधानी बनी हम्पी, आज के कर्नाटक में, जो बाद में एक बहुत ही भव्य शहर बना। हाँ, उसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि विजयनगर पर कुल 4 वंशों ने राज किया, पर आज हम पहले वाले
संगम वंश पर ही फोकस कर रहे हैं, जो चला 1336 से 1485 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए संगम वंश के पहले शासक हरिहर प्रथम से शुरू करते हैं। उनका शासनकाल रहा 1336 से 1356 तक। संस्थापक थे तो भूमिका तो अहम थी ही। हाँ, उन्होंने साम्राज्य की शुरुआती नींव को मजबूत किया। लेकिन उनके समय की एक और खास बात उनके दरबार से जुड़ी है ना? हाँ, आप सायन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हरिहर प्रथम के दरबार में सायन नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान थे। अच्छा। उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वेदों पर उनके विस्तृत भाष्य, मतलब टीकाएं लिखना। और ये सिर्फ कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं था। तो फिर क्या था? ये दिखाता है कि विजयनगर के शासक शुरू से ही वैदिक परंपरा और ज्ञान को कितना महत्व दे रहे थे। मतलब एक नए साम्राज्य की पहचान बनाने में ऐसी सांस्कृतिक और बौद्धिक चीजें बहुत मायने रखती हैं। ज्ञान और शासन साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, हरिहर प्रथम के बाद उनके छोटे भाई बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठे 1356 से 1377 ईस्वी तक। उन्होंने एक खास उपाधि ली थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसका क्या मतलब था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का मतलब है वैदिक मार्ग या परंपरा को फिर से स्थापित करने वाला। ओके। ये उपाधि सिर्फ धार्मिक नहीं थी, ये एक राजनैतिक संदेश भी था। सोचिए, उस समय उत्तर भारत में तुर्क शासन स्थापित हो चुका था। हाँ। तो दक्षिण में एक ऐसा राज्य जो कह रहा है कि हम पारंपरिक हिंदू धर्म और व्यवस्था के रक्षक हैं, उसका दावा इस उपाधि से और मजबूत होता था। लेकिन बुक्का प्रथम के समय से ही विजयनगर के सामने एक बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई, और ये चुनौती तो फिर पीढ़ियों तक चली। हाँ, और वो थी पड़ोसी बहमनी सल्तनत। वो भी उसी दौर में दक्कन में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। अच्छा। हाँ, और दोनों साम्राज्यों के बीच टकराव की मुख्य वजह बना कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का इलाका। बहुत उपजाऊ था वो। रायचूर दोआब। हाँ, रायचूर दोआब। इस पर कब्जे के लिए जो लड़ाई शुरू हुई वो आप मानेंगे नहीं, लगभग 200 साल तक रुक रुक कर चलती रही। 200 साल एक जमीन के टुकड़े के लिए? यकीनन ये सिर्फ उपजाऊ जमीन से ज्यादा कुछ रहा होगा। बिल्कुल, रायचूर दोआब सिर्फ खेती के लिए ही जरूरी नहीं था, उसकी सामरिक और व्यापारिक अहमियत भी बहुत ज्यादा थी। कैसे? देखिए, जिसका कब्जा उस पर होता उसे दक्षिण भारत के व्यापार मार्गों और संसाधनों पर एक तरह की बढ़त मिल जाती। इसीलिए दोनों विजयनगर और बहमनी उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। और शुरू में क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि शुरुआती लड़ाई में बुक्का प्रथम को बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये तो संघर्ष की बस शुरुआत थी। इस लंबे संघर्ष के बीच संगम वंश में अगला महत्वपूर्ण नाम आता है देवराय प्रथम का। शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी। इन्होंने कुछ नए कदम उठाए, खासकर अपनी सेना को लेकर। हाँ, देवराय प्रथम ने यह महसूस किया कि भाई पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई तकनीक अपनाना भी जरूरी है। तो उन्होंने अपनी सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया? कुशल तुर्क धनुर्धरों को भर्ती किया। अच्छा, तुर्क धनुर्धर। हाँ, ये उस समय के हिसाब से एक बड़ा कदम था। मतलब बाहर के सैन्य विशेषज्ञों को अपनी सेना में शामिल करना। ये उनकी सामरिक समझ को दिखाता है। सिर्फ सेना ही नहीं, उन्होंने राज्य की आर्थिक रीढ़ यानी खेती, उस पर भी ध्यान दिया। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध और नहर बनवाई। ये उनकी दूरदर्शिता थी। एक शासक के तौर पर वो समझ रहे थे कि सैन्य शक्ति तभी टिकेगी जब राज्य की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो। सही बात है। बेहतर सिंचाई से खेती बढ़ेगी, राजस्व बढ़ेगा, राज्य समृद्ध होगा। लेकिन उन्हें भी बहमनी चुनौती का सामना करना पड़ा। हाँ, बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने विजयनगर पर हमला किया और देवराय प्रथम को हराया भी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, युद्ध में हार गए, लेकिन फिर शांति स्थापित करने के लिए कूटनीतिक हल निकाला गया, शादी का गठबंधन। शादी कहा जाता है कि देवराय प्रथम ने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमन से कर दी। ये उस युग की जो यथार्थवादी कूटनीति थी उसका उदाहरण है। हार के बाद भी रिश्तों को सुधारने और आगे की लड़ाइयों को टालने के लिए ऐसे विवाह संबंध अक्सर होते थे। ये दिखाता है कि दुश्मनी कोई स्थायी चीज नहीं थी और राजनीतिक जरूरतें जो हैं वो व्यक्तिगत भावनाओं पर भारी पड़ती थी। कूटनीति के दांव पेच चलते रहे। और अब हम संगम वंश के उस शासक पर आते हैं जिन्हें इस वंश का सबसे महान माना जाता है, देवराय द्वितीय। इनका शासनकाल रहा 1422 से 1446 ईस्वी तक।
हाँ, देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य सचमुच अपने शिखर पर पहुंचा। उनके दौर में न सिर्फ साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार हुआ, बल्कि कला, साहित्य, व्यापार, प्रशासन, मतलब हर क्षेत्र में तरक्की हुई। उन्हें इम्माडी देवराय भी कहते हैं। उनकी एक बड़ी सैन्य उपलब्धि थी श्रीलंका तक सफल अभियान करना। ऐसा करने वाले वो दक्षिण भारत के इतिहास में तीसरे प्रमुख शासक थे। उनसे पहले चोल राजा थे, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने ये किया था। ये विजयनगर की बढ़ती हुई नौसैनिक शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। सोचिए, समुद्र पार जाकर किसी दूसरे राज्य पर सफल हमला करना, ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। और इससे देवराय द्वितीय की प्रतिष्ठा और प्रभाव में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये दिखाता है कि विजयनगर अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति बन गया था। देवराय द्वितीय से जुड़ी एक और बात है जो अक्सर इतिहासकारों का ध्यान खींचती है, उनके सिंहासन के पास कुरान रखे जाने की बात। ये थोड़ा चौंकाता है ना, खासकर उस साम्राज्य के लिए जिसकी नींव ही हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के नारे के साथ हुई थी। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाला बिंदु है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये उनकी व्यक्तिगत धार्मिक सहिष्णुता दिखा सकता है शायद, लेकिन इसे सिर्फ इसी नजरिए से देखना शायद पूरी तस्वीर न दे। ये एक बहुत ही व्यावहारिक, मतलब प्रैक्टिकल राजनीतिक कदम भी हो सकता है। कैसे? देखिए, उनकी सेना और प्रशासन में बड़ी संख्या में मुसलमान सैनिक और अधिकारी शामिल थे, तो सिंहासन के पास कुरान रखकर वे शायद उन्हें ये संदेश देना चाहते थे कि भाई, आपके धर्म का सम्मान किया जाता है और आप साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अच्छा, ताकि वो वफादार रहें। हाँ, इससे उनकी वफादारी पक्की होती और राज्य में अंदरूनी शांति बनी रहती। ये उस दौर की जो जटिल सामाजिक और राजनीतिक हकीकत थी, उसको मैनेज करने का एक कुशल तरीका हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प पहलू है। अच्छा, उन्हें हाथियों के शिकार का भी बहुत शौक था, जिस वजह से उन्हें गजवेटका की उपाधि मिली। स्रोतों में स्पेलिंग थोड़ी अलग गुजवेटका जैसी मिलती है, पर मतलब यही है, हाथियों का शिकारी। हाँ, ऐसी उपाधियां अक्सर राजाओं की पर्सनल रुचि या बहादुरी या किसी खास उपलब्धि को दिखाती थीं। गजवेटका उनकी शिकारी कुशलता और शायद हाथियों पर उनके नियंत्रण का भी प्रतीक रही होगी। हाथी सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे उस समय। सही। देवराय द्वितीय के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री विजयनगर आया था। हाँ, अब्दुल रज़ाक। वे फारस यानी आज के ईरान के तैमूरी शासक शाहरुख के राजदूत बनकर आए थे, करीब 1443 के आसपास। अच्छा। उनका जो यात्रा विवरण है, मतला ए साहिन व मजमा उल बहरैन, स्रोत में शायद सतलाए साहिन लिखा है, पर सही नाम कही है, वो फारसी में लिखा गया है और ये विजयनगर के बारे में जानकारी का एक बहुत ही कीमती स्रोत है। अब्दुल रज़ाक ने ऐसा क्या खास देखा या लिखा विजयनगर के बारे में जिससे हमें उस दौर की तस्वीर मिलती है? रज़ाक विजयनगर शहर की भव्यता और विशालता देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने लिखा कि शहर 7 परकोटों, मतलब दीवारों से घिरा हुआ था। 7 दीवारें? हाँ, और उसके बाजार दुनिया भर की चीजों से भरे रहते थे। उन्होंने प्रशासन की कुशलता, राजा के वैभव और लोगों की समृद्धि का बहुत डिटेल में और तारीफ करते हुए वर्णन किया है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि आंखों ने ऐसी जगह कभी नहीं देखी और कानों ने दुनिया में इसके बराबर किसी जगह के बारे में नहीं सुना। वाह, ये तो किसी शहर की जबरदस्त तारीफ है। और उन्होंने बंदरगाहों के बारे में भी कुछ लिखा था। हाँ, और ये जानकारी तो चौंकाने वाली है। रज़ाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के कंट्रोल में लगभग 300 बंदरगाह थे। 300? हाँ, 300। ये संख्या अविश्वसनीय से लगती है, लेकिन ये विजयनगर के विशाल समुद्री व्यापार और उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। मतलब कहाँ-कहाँ फैले होंगे ये बंदरगाह? ये मालाबार तट और कोरोमंडल तट दोनों तरफ फैले होंगे, जहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था, जो सेना के लिए बहुत जरूरी थे। अच्छा, मसालों, कीमती पत्थरों, कपड़ों और दूसरी चीजों का अरब, फारस, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। ये साम्राज्य की समृद्धि का एक बहुत बड़ा स्रोत था। 300 बंदरगाह, यह आंकड़ा वाकई विजयनगर की आर्थिक शक्ति और उसके ग्लोबल जुड़ाव को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शिखर के बाद ढलान भी आती है। देवराय द्वितीय के शानदार शासनकाल के बाद संगम वंश का क्या हुआ? देवराय द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य साबित नहीं हुए। अंदरूनी कलह, साजिशें और शायद बहमनी सल्तनत का दबाव भी बढ़ता गया। जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर होने लगी।
और फिर हम पहुंचते हैं संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय के दौर में। उनका समय लगभग 1465 से 1485 ईस्वी तक माना जाता है। और यहीं पर संगम वंश का अंत एक नाटकीय मोड़ लेता है। बिल्कुल। विरूपाक्ष द्वितीय एक कमजोर शासक साबित हुए। राज्य में अस्थिरता का माहौल था। इसी स्थिति का फायदा उठाया उनके एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सेनापति सालुव नरसिंह ने। तो उन्होंने क्या किया? सालुव नरसिंह ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करवा दी और खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। इसी घटना को विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलापहार कहा गया है, यानी पहली बार बलपूर्वक सत्ता का अपहरण। हाँ, बलापहार का मतलब ही है बल द्वारा छीनना या अपहरण करना। ये पहली बार था जब विजयनगर में सत्ता परिवर्तन इस तरह से हुआ, मतलब शासक की हत्या करके एक सेनापति ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से नया वंश शुरू हुआ। हाँ, सालुव नरसिंह ने संगम वंश का अंत करके एक नए राजवंश सालुव वंश की नींव रखी। हालांकि ये बलापहार था, लेकिन कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद उस समय साम्राज्य को बचाने के लिए ये जरूरी भी हो गया था, क्योंकि संगम वंश के अंतिम शासक राज्यों को संभालने में नाकाम हो रहे थे। तो यहाँ संगम वंश की लगभग 150 साल की यात्रा समाप्त होती है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमने हरिहर और बुक्का द्वारा मुश्किल हालात में रखी गई नींव से शुरुआत की। फिर हमने बुक्का प्रथम के समय शुरू हुए उस कभी न खत्म होने वाले लगने वाले रायचूर दोआब संघर्ष को समझा, जिसकी जड़ें गहरी आर्थिक और सामरिक थीं। सही। हमने देवराय प्रथम के सैन्य और कृषि सुधारों को देखा, जो भविष्य की तरक्की के लिए जरूरी थे। और फिर आया देवराय द्वितीय का स्वर्ण काल, श्रीलंका तक विजय, अब्दुल रज़ाक द्वारा वर्णित वो भव्यता, 300 बंदरगाहों वाली आर्थिक शक्ति। हाँ, और वो सिंहासन के पास कुरान रखने जैसी जटिल लेकिन महत्वपूर्ण नीतियां। और अंत में हमने देखा कि कैसे आंतरिक कमजोरियां और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मिलकर एक राजवंश के अंत का कारण बनी। जब विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हुई और सालुव नरसिंह ने प्रथम बलापहार के जरिए सत्ता संभाली। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है? देखिए, इतिहास राजवंशों के उत्थान और पतन की कहानियों से भरा है। संगम वंश भी उनमें से एक है। यह हमें दिखाता है कि कैसे नेतृत्व, दूरदर्शिता, आर्थिक प्रबंधन और सामरिक समझ किसी राज्य को शिखर पर ले जा सकते हैं। और पतन, और कैसे आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व उसके पतन का कारण बन सकते हैं। और वो जो रायचूर दोआब का 200 साल लंबा संघर्ष है, हाँ, वो आज भी हमें याद दिलाता है कि कैसे भौगोलिक क्षेत्र, चाहे वो उपजाऊ जमीन हो या रणनीतिक रास्ते, सदियों तक संघर्ष और शक्ति प्रदर्शन की केंद्र बने रह सकते हैं। ये आज की भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स को समझने में भी मदद करता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देवराय द्वितीय का अपने सिंहासन के पास कुरान रखना, क्या ये महज उनकी उदारता थी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर ये एक चतुर शासक की सोची समझी रणनीति थी? मतलब एक बहुधर्मी साम्राज्य में शांति बनाए रखने, अपनी मुस्लिम सेना और अधिकारियों की वफादारी जीतने और राज्य को मजबूत करने का एक व्यवहारिक तरीका? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें इतिहास को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने के बजाय उसकी गहराइयों में झांकने को प्रेरित करता है। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं हो, या शायद ये उस दौर की राजनीति की जटिलता को दिखाता है जिसे आज के सरल पैमानों से नहीं मापा जा सकता। सही कहा। इस पर सोचने से हमें उस युग, उसके शासकों और समाज के एक ज्यादा बारीक और शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर मिल सकती है।